नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। आज हम शेखावाटी मिशन 100 इतिहास विषय की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की और आपके ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जारी नोट्स फॉर्म में, जिसमें बहुविकल्पीय रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों को आपके वेटेज के अनुसार शामिल करते हुए बनाई गई है। इसी पे हम बात करने वाले हैं। आपको सहज और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 के एग्जाम के लिए शेखावाटी मिशन 100 आ गया है और आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास जारी है। अपनी टीम लगी हुई है। आप अपने चैनल को ज्वाइन करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे। चलते हैं पहले चैप्टर की ओर, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर को आप देख पा रहे हैं, अंक भार अपना 6 का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से बन रहे हैं। उसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। आपको ध्यान है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका एक स्थल है जो सबसे पहले खोजा गया था, हड़प्पा नामक जगह पे। इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी है उस पे विकसित हुई, और सिंधु नदी, आपको ध्यान हो कि हिमालय पर्वत से निकलते हुए और अपने पंजाब और जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इस साइड बहती हुई अपनी सहायक नदियों के साथ ये अपना जाल है वो बनाती है। और उसी सहायक नदियों और सिंधु नदी के एरिया में जो एक सभ्यता विकसित हुई, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उससे बनने वाले हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कौन सा स्थल है वो मनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था? किसके बनाने के लिए? मनके। तो ये सभ्यता था चहुंदड़ो। आपको अलग से आंसर है वो सिलेक्ट किया गया है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। वो कौन थे? I.M. व्हीलर। आद शिव मोहर कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? पूरा स्थल का मतलब होता है प्राचीन स्थल। तो आद शिव की जो मोहर है वो कौन सी जगह से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन से स्थान से बाजरे के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? गुजरात से। किस पुरातत्ववेत्ता होता है जिसने इन स्थलों को खोजा? वो तो उनके नेतृत्व में धोलावीरास में उत्खनन प्रारंभ हुआ। वो कौन थे? R.S. बिष्ट। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवन किससे बने होते थे? ईंट से, लकड़ी से, पक्की ईंटों से? किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता की सड़कों का निर्माण किस पद्धति से होता था? तो ये समकोण पे काटती थी, और समकोण पे काटती है उसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? 700 संख्या थी इनकी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए सिलेक्ट करके ये नोट्स फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे आपको फायदा ये है कि आपके समय की बचत होगी, आपके ध्यान भटकाने वाले कंटेंट से आप दूर हो जाएंगे और आपको पूरा कंटेंट है वो एक ही जगह मिलेगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को शामिल करते हुए आप इनको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और अच्छे मार्क्स लाएं। प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पाई पुरा स्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाने के भी अवशेष प्राप्त हुए। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। और कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के जलाशय तल में जाने के लिए कौन से भाग में सीढ़ियां बनी होती थी? तो इसके लिए उत्तरी, ए भी सही है, और दक्षिणी दोनों भागों में बनी हुई थी। तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में इस चैप्टर से बने गए पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे? तो ये करते थे ऐसे समूह के लिए जो एक विशिष्ट शैली से निर्मित होते हैं, जो सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड को प्रदर्शित करते हो या उनसे संबंधित हो। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातत्वविद हैं, जो वस्तुएं मिली हैं खोज में उनको बताना है। तो यहाँ मनके भी मिले हैं, मोहर भी मिली हैं, बाट भी मिले हैं, पत्थर, फलक, पक्की हुई ईंटें भी मिली। हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों के कौन से
अनाजों के अवशेष प्राप्त हुए। तो अनाजों में मिले ही यहाँ एक तो गेहूं, जो भी मिला, दाल, चना, सफेद चना मिला है, तिल मिला है, बाजरा मिला है, चावल मिले। हड़प्पा स्थलों से मिली हड्डियों के आधार पर मवेशी और जंगली जानवर हैं, उनके नाम किस प्रकार से पता चला? तो ये पता चला कि ये भेड़ थी, बकरी थी, भैंस थी, सुअर थी। और जंगली जानवरों में जैसे सुअर, हिरण और घड़ियाल। हड़प्पाई खेत जोतने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करते थे? तो बैल और हल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए बनवाली, जो कि हरियाणा में। कौन से पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, राजस्थान से हड़प्पाइयों द्वारा फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के नाम क्या थे? तो ये क्या थे? फलक और धातु के औजार। पत्थर के फलक थे और धातु के औजार थे, जो कि हत्थों में बैठाए गए थे। लकड़ी के जो हत्थे होते हैं उसमें बिठाए गए थे। उन दो पुरास्थलों के नाम बताने जिनके आधार पर पुरातत्ववेत्ता यानी खोजकर्ता थे वो हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जल संचय की पद्धति बताई कि यहाँ जल संचय की पद्धति बहुत बेहतर थी। तो नहर के अवशेष मिले, इस आधार पे कहा। नहर के अवशेष कहाँ मिले? अफगानिस्तान के सोतुगई में। और जलाशय के अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात के धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज के पीसने का एकमात्र साधन होता था, उसको कहते थे अवतल चक्कियां। किन्हीं दो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के स्थलों के नाम बताना, एक तो आमेरी नाल और एक कोट दीजी। किन्हीं दो विकसित पुरास्थलों के नाम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसने की? तो इसके महानिदेशक कौन बनाए गए थे? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हड़प्पाई मोहर है सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, जो कि सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो। शंख की वस्तुओं से बनाने के लिए दो केंद्र कौन से थे? एक तो नागेश्वर, एक बालाकोट। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कौन सा निर्धारित किया गया? तो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है। कौन से हड़प्पाई स्थलों से पूरी बस्ती है वो किलेबंद थी? तो धोलावीरा और लोथल, जो कि गुजरात में। मन के निर्माण में किन पदार्थों का? तो ये हमने देख ही लिया। एक तो कोरलियन, जैस्पर, स्पेटिक, क्वार्टर्स और शेल खड़ी। पत्थर होता था तांबा, कांसा और सोना। हड़प्पा कालीन भवनों की भूमि तल पर बनी दीवारों से खिड़कियों की अनुपस्थिति किस आधार की ओर इशारा करती है? तो इसका मतलब है कि हड़प्पाई लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व। खिड़की नहीं रखते थे वो भवनों में। मोहनजोदड़ो की ऐसी सार्वजनिक संरचना कौन सी जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था? तो वो था माल गोदाम और विशाल स्नानागार। फायांस क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। घिसी हुई रेत या बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को बनाकर गए जो पदार्थ बनाए जाते थे, जो कीमती होते थे, पात्र बनाए जाते, वो क्या कहलाते थे? फायंस। पूरी तरह के शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती कौन सी थी? वो थी चौंदड़ो। मनकू में छेद करने के लिए उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो मिले चौंदड़ो, लोथर और धोलावीरा से। राजवर्ण मणि का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? अफगानिस्तान का सोतुगई के निकट एक। कोरलियन कहाँ का प्राप्त किया गया? तो कोरलियन कहाँ से? गुजरात के भड़ौच से। और स्थित है भड़ौच में स्थित है लोथल, वहां से। हड़प्पा सभ्यता के मोहर निर्माण हेतु सैलखड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। तांबे की असाधारण संपदा कहाँ से मिली है? गणेश्वर, जोधपुरा, खेतड़ी से, जो कि झुंझुनू में। हड़प्पाई तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये तांबा खेतड़ी के गणेश्वर, जोधपुरा से तथा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर में स्थित ओमान से। तो ओमान से और गणेश्वर जोधपुरा से। मेसोपोटामिया के लेखों से मगान का उल्लेख किसके लिए हुआ है? तांबे के एक स्रोत के संदर्भ में। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहरीन द्वीप के लिए। मेसोपोटामिया के लेखों में मलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के एक शाब्दिक अर्थ नाविकों का देश। मलुहा का मतलब है नाविकों का देश। पुरातत्वविदों के अनुसार मलुहा का हाजा पक्षी कौन सा था? मोर। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? ये कहा है मलुहा, यानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता को। ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का अर्थ है प्राचीन कला या गढ़। पुरंदर किसे कहा गया है? तो आर्यों के युद्ध के देवता
इंद्र है, उनको क्या कहा गया है? पुरंदर। हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो के किस पुरास्थल से खोजी गई है? पुरास्थल ने पुरातत्व वेदा ने खींची, मतलब जो खोज करता थे वो कौन थे? राखलदास बनर्जी। खुदाई में एक समान क्षितिज इकाइयों की बजाय नई तकनीक के टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण प्रारंभ करके किया गया तो आर.एल. व्हीलर द्वारा। वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से। किस संरचना को अनुष्ठान के महत्व के आधार पर माना गया? तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल की वेदियों को माना गया कि यहाँ अनुष्ठान होता था। अनुष्ठान का मतलब हवन। हवन का भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व था, तो इससे पता चल रहा। ऋग्वेद का संकलन काल माना गया 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आपको ये बताना है कि यहाँ की जल निकास प्रणाली थी वो कैसी थी? गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति थी वो किस प्रकार की थी? हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? बाट प्रणाली कैसी थी? तो यहाँ जो जल निकास के लिए जो प्रणाली बनी हुई थी वो किस प्रकार की थी? तो इसके लिए नियोजित विकास प्रणाली थी। यहाँ सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति पे काटा गया था जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियां और सड़कों को बनाया गया था, फिर उसके अगल बगल में आवास यानी बसने के लिए, रहने के लिए जगह बनाई गई थी, घर बनाए गए थे। तो ये बहुत ही अच्छी प्रणाली थी। जोधपुरा गणेश्वर की जो संस्कृति है वो किस प्रकार की थी? तो खेतड़ी जो कि झुंझुनू में है, उनके साक्ष्य मिले हैं वहां पे। उसके आधार पे कहा जा सकता है कि यहाँ की जो संस्कृति थी वो विशिष्ट मृद भांड हड़पाई मृद भांडों से भिन्न है और यहाँ तांबे की वस्तुओं की विपुल संपदा मिली। तो इसका मतलब था कि यहाँ के जो लोग थे वो तांबा आयात, हड़प्पा के जो लोग थे वो यहाँ से तांबा आयात करते थे। आयात मतलब वो मंगवाते थे यहाँ से। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इसे रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है और अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संक्षिप्त है यहाँ के। इसमें 26 चिन्ह मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि में कोई निश्चित वर्णमाला भी नहीं है। इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के मध्य है। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाट प्रणाली किस प्रकार की थी यहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाट एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली पे द्वारा नियंत्रित थे। बाट चर्ट नामक पदार्थ किससे बने होते थे? चर्ट नामक पदार्थ से बने होते थे। सामान्यतः किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले जो मानदंड द्विधारी थे वो इस प्रकार से थे, जबकि ऊपरी मानदंड थे वो दशमलव प्रणाली के अनुसार थे। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे? तो आंतरिक व्यापार के लिए कहाँ कौन से स्थलों से आयात निर्यात होता था उसके आधार पे कह सकते हैं। और सुदूर यानी विदेशी व्यापार था तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि दूर दूर से नाविकों के द्वारा कौन कौन सी चीजें आती थी और जाती थी, यानी आयात और निर्यात होता था। मनके निर्माण की प्रक्रिया, मनके में सैलखड़ी पत्थर जो कि मुलायम होता था इसलिए उससे आसानी से बनाए जा सकते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ? तो उसके लिए कारण माने गए हैं कि सिंधु घाटी नदी के मार्ग बदलने या जलवायु परिवर्तन से सभ्यता नष्ट हो गई होगी, या फिर सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी, या नदियों के सूख जाने के कारण रेगिस्तान का प्रसार हो गया होगा। तब यहाँ की सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थी, इस प्रकार की डेवलप्ड सभ्यता थी, वो खत्म हो गई। वनों की कटाई के कारण, भूमि में नमी के कारण या रेगिस्तान के प्रसार से, सुदृढ़ एकीकरण के अभाव के कारण, या संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया होगा, ये भी माना जाता है। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखने। एक नियोजित शहर केंद्र। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। इसकी व्याख्या करनी है किस प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि वो एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था वो था शहरी केंद्रों का विकास। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो में बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। किन भागों में विभाजित थी? 2 में। एक तो दुर्ग होता था, एक निचला शहर होता था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचना कच्ची मिट्टी के चबूतरों पे बनी हुई थी। दुर्ग को दीवारों से घेरकर निचले स्तर पे दुर्ग किस प्रकार से बने होते थे, निचला शहर किस प्रकार से बसा होता था, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित था। मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी?
तो ये आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो भवन प्राय पक्की ईंटों से बने होते थे। किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से। इनमें से कई आवास एवं आंगन केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे भी बने थे। संभवतः आंगन गर्म और शुष्क मौसम के खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। मोहनजोदड़ो के घरों में भूमि तल पे बनी दीवारों में खिड़कियां बनी होती थी। इस कारण इनके द्वारा अपने एकांत को दिए जाने वाला महत्व था, यानी खिड़कियां नहीं होती थी यहाँ इनके घरों में। तो इसका कारण माना जाता है कि ये लोग एकांत यानी अकेला रहना ज्यादा पसंद करते थे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग और आंगन में नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक घर को ईंटों के फर्श से बना स्नानागार होता था और नालियां दीवारों के माध्यम से सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग भाग की प्रमुख संरचना किस प्रकार से थी? कौन कौन सी चीजें बनी हुई थी? माल गोदाम बना हुआ था, विशाल स्नानागार था। नेक्स्ट प्रश्न, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और ये अंक भार है, ये 6 का है अपना चैप्टर। और इससे बनने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, उनमें हम देखेंगे कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? तो ये कौन था? प्रिंसेप था। किसने पढ़ी थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को? प्रिंसेप ने। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में लिखे हैं। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? तो अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा माना गया है? तो ये मगध माना गया था सबसे शक्तिशाली। और इसके पीछे कारण कौन से थे वो भी आगे आएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मगध के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है कि मगध जो महाजनपद था वो इतना शक्तिशाली क्यों था। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो राजगृह थी प्रारंभिक। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान का ये शहर। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? राजाओं के नाम के आधार पर या प्रतिमा बनाकर उनके सिक्के जारी किए जाते थे, तो वो हिंद यूनानी शासकों ने ऐसा शुरू किया था। कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो लगाते थे कुषाण शासक। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, गत परीक्षाओं में पूछे हुए वेरी वेरी मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया। चांदी और तांबे के प्राचीन सिक्के कहाँ हैं? तो आहत सिक्के कहलाते थे। प्राचीन चांदी और तांबे के बने हुए सिक्के थे, उन्हें क्या कहते थे? आहत। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे सबसे पहले। किस शासक के लिए देव नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के लिए। कलिंग विजय किस शासक ने की थी? तो ये भी अशोक ने की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं वो क्या कहलाती? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जातक कथाएं कहलाती हैं। जातक कथाएं क्या होती थी? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाएं कहलाती थी। हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। उत्पादकों और व्यापारियों के संघ क्या कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते थे? श्रेणी कहलाते थे। कौन से ग्रंथ में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी? तो गणितिक जातक है, उसमें बताया गया है ऐसा राज्य जहां पर लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये किस पर क्या थे? गण और संघ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गण और संघ। जातक कथाओं की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा में थे जातक कथा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता था? तो मुद्रा शास्त्र कहलाते थे सिक्कों का अध्ययन। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उनके बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? जेम्स प्रिंसेप खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, सही है। अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा। कुछ अभिलेखों पर राजा नाम अशोक भी लिखा, उपरोक्त भी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में कथन है वो सत्य कौन सा है? तो ये भी उपरोक्त सभी कथन है वो सही है।
मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समिति बनी हुई थी, उप समिति बनी हुई थी, उनका उल्लेख हुआ है। तो ये 6 समितियों का उल्लेख किया गया मेगास्थनीज द्वारा कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति बनी हुई थी। ऐसा किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। दक्कन और उसने दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम के किन सरदारों का उद्भव हुआ था? तो ये चोल, चेर और पांडे, उपरोक्त सभी का हुआ। आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रयुक्त जो लगभग सभी लिपियों का मूल है वो कौन सा है? तो ये ब्राह्मी लिपि का मूल है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। पश्चिमोत्तर अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो ये कौन सी लिपि है पश्चिमोत्तर अभिलेखों में? खरोष्टी लिपि। गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के कई लोगों का समूह शासन करता था। किस नाम से? गण और संघ के नाम से। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध से संबंधित थे। भगवान ये दोनों गणों से संबंधित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर, जहां अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। धम्मे के प्रचार के लिए अशोक ने धम्मे महामात्र एक विशेष अधिकारी होता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा अधिकारी जो धर्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? धम्मे महामात्र। शिल्पा की दारम क्या है? तमिल महाकाव्य को कहा गया शिल्पा का आदि दारम। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहाँ लगाई गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट। कुषाण शासकों से प्रेरित करने वाले चीनी शासक स्वयं को क्या कहते थे? सौवर्ग पुत्र। कौन सा पुत्र? सौवर्ग। गुप्त शासकों का इतिहास किन स्रोतों की सहायता से प्राप्त होता है? तो यहाँ के साहित्य मिले उनके आधार पे, सिक्कों के आधार पे, अभिलेख और कवियों द्वारा राजाओं की जो प्रशंसा की गई थी जिसको कहते हैं प्रशस्ति, उनके आधार पर। इलाहाबाद स्तंभ का नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी संस्कृत भाषा में। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? शक शासक रुद्रदमन ने। किसान आमतौर पर, खास तौर पर क्यों त्रस्त थे? किसान क्यों त्रस्त थे? क्योंकि उन्हें राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग की जाती थी किसानों से। राजा अपना राजकोष भरने के लिए, राजकोष मतलब खजाना भरने के लिए बड़े बड़े कर लगा देते थे किसानों पे, इसलिए किसान थे वो दुखी थे। त्रस्त मतलब दुखी। पाली भाषा में गणपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे किसानों और जमींदारों के लिए। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव के किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? बड़े जमींदार और हलवा। मनुस्मृति क्या है? तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में है और लिखा गया 2री शताब्दी से ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक इसको लिखा गया। जातक कथाओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी? तो वो क्या करते थे? जंगल की ओर भाग जाते थे। भूमि दान क्या थे? तो वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए दान थे, उन्हें कहते थे भूमि दान। प्रभावती गुप्ता कौन थी? इसके बारे में बहुत से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रभावती गुप्ता कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन किया था, इसलिए फेमस शासिका ही। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के राजकवि। किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था? ऐसे लोग कौन से थे जहां पर सामंतों का नियंत्रण नहीं था? तो ये पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़। उत्तरी कृष्ण मार्जिन पात्र किसे कहा गया? जो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कली चढ़ी होती थी। श्रेणी क्या थी? उत्पादकों और व्यापारियों का संघ हुआ करता था। सबसे पहले कौन से सिक्के प्रयोग में लाए गए थे? चांदी और तांबे के आहत सिक्के थे। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सिक्के जारी हुए योद्धे कबायली गणराज्यों द्वारा। प्राचीनतम अभिलेख वस्तु तक किसमें होते थे? प्राकृत में। प्रतिवेदक कौन होते थे और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाले को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक के धम्मे के सिद्धांत सरल और सार्वभौमिक थे, इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आए। सरल भी थे, सार्वभौमिक यानी जो सब समझ सके, सब तक पहुंच सके। प्रभावती गुप्ता द्वारा दंगुन नामक गांव था, वो दान किसे किया गया था? आचार्य चनाल स्वामी को। कुटुम्बिन कौन होते थे? गांव के गृहस्थ और कृषक को कुटुम्बिन नाम से जाना जाता था।
मौर्यकालीन सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से थे? लघुत्तरात्मक प्रश्नों में कि कौन कौन से स्रोतों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है, तो इनके दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त के मगस्थनीज, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका। चंद्रगुप्त के मंत्री थे कौटिल्य, उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अशोक के अभिलेख, जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ, प्रयाग पर स्थित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इसके रचयिता हरिसेन, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें हम समुद्रगुप्त के जीवन, उनकी विजय, उनके व्यक्तिगत गुण, तत्कालीन राजनीतिक उनकी दशा आदि के आधार पर जानकारी मिलती है। अभिलेख से प्रभावती गुप्ता के भूमिदान किए जाने की जानकारी मिलती है। तो कौन से अभिलेख हैं वो? हर्षचरित्र पे टिप्पणी लिखी। हर्षचरित्र किसने लिखी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीके कौन से थे? तो लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन हो गया। गंगा घाटी के धान की रोपाई हुई, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों का निर्माण हुआ। अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है, कैसे कह सकते हैं? तो इससे उस समय की जानकारी प्राप्त होती है कि राजा महाराजा किस प्रकार से कर लेते थे, किस प्रकार से जनता की देखभाल करते थे, शासन संचालन का तरीका क्या होता था। मगध के शक्तिशाली महाजनपद के उदय के रूप में, मैंने कहा था आपको कि मगध का पूछा जाएगा, तो मगध शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? क्योंकि यहाँ की जो खादान थी, खनिज की खानें थी यहाँ, वो आसानी से उपलब्ध थी। लोहे, कृषि उपकरण, हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे। फिर यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ भी थी और खाने बड़े स्तर पे थी खनिज निकालने के लिए। मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी भी उपलब्ध हो जाते थे और ये सेना के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे उस समय हाथी। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? यानी अशोक का जो धर्म था वो पहले ही हम बात कर चुके कि नैतिक उत्थान के लिए था। नियमों का एक नियम और आदर्शों की संहिता थी एक प्रकार से ये, और ये बहुत ही सरल और सार्वभौमिक थे। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की 2 सीमाएं कौन सी थी? हर्षेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो कौन सी बताई गई? तो इसको ध्यान से पढ़ लें आप। शक शासक रुद्र दामन के अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में भी विवरण देना कि किस प्रकार से जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन द्वारा जो सुदर्शन झील बनाई गई उसका उल्लेख हुआ है। इसमें सुमेलित करना है महाजनपद और उनकी राजधानियों से। कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी? महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है कि किस प्रकार से महाजनपद हुआ करते थे, उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से होती थी, आर्थिक स्रोत कौन से होते थे। अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के बारे में। भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप का जो शोध कार्य था वो किस प्रकार से उन्होंने उसका उल्लेख हुआ है शोध कार्य में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्रों में आए मुख्य परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। आरंभिक कला इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण था? मौर्य साम्राज्य का महत्व बताना है कि किस आधार पर मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली साम्राज्य रहा और 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा स्रोत क्यों माना। ऐसा क्या था अशोक के जीवन का प्रेरणा स्रोत कि उन्होंने अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत माना? तो इतिहासकारों ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया और इस समय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था, यानी भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की संभावना जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक भी लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्ति सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्वविद एवं अद्भुत काल के प्रमाण भी मिले जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। अभिलेखों पर लिखे संदेश से इतिहासकारों का अनुभव प्राप्त हुआ। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी तथा लोक कल्याणकारी शासक था। यही कारण है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक से प्रेरणा ली। नेक्स्ट अपना कंटेंट होगा
बंधुत्व, जाति और वर्ग वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें, मस्त रहें और दूसरों की पढ़ने में मदद करें।